हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग बिजनेस लॉ में एक नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अगर आप में से किसी का मीडियम हिंदी है तो इसे पढ़ेंगे विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम 1881। बच्चों, ये हमारे बिजनेस लॉ का एक इंपॉर्टेंट एक्ट होता है क्योंकि इस एक्ट में से भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। तो बच्चों, सबसे पहले इस एक्ट में ये समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम बोलते किसे, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीन्स होता है वो इंस्ट्रूमेंट या वो डॉक्यूमेंट जिसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन या कहिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी एक इंस्ट्रूमेंट मान लो मेरे पास है, मैंने इसको आपको ट्रांसफर कर सकता हूं, आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल ले, मान लीजिए एक प्रॉमिसरी नोट्स यानी प्रतिज्ञा पत्र, एक प्रॉमिसरी नोट्स ए ने बी के फेवर में लिखा, बी ने उसको सी को ट्रांसफर कर दिया, सी ने उसे डी को ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या हो रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एक से दूसरे व्यक्ति को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए बच्चों, हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13(1) में इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 13(1) के अकॉर्डिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट्स, bill of exchange, promissory notes, bill of exchange or check payable either to order or to bearer। हमारे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ऐसे किसी भी टाइप का कोई प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक से होता है जो कि या तो ऑर्डर पर डी हो या बेरर को डी हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस क्या होता है एक्ट के अकॉर्डिंग कि ऐसा कोई भी प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो कि ऑर्डर पर डी होता है या फिर बेरर को डी होता है। बच्चों, ऑर्डर पर डी होने का मतलब क्या हुआ कि वो किसी नाम पर ड्यू किया गया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ड्यू किया गया है, रमेश को, दिनेश को, सुरेश को आपने ड्यू कराया है, या फिर बेरर को ड्यू किया गया है। बेरर का मतलब उसमें किसी व्यक्ति नाम नहीं लिखा है, वो भी व्यक्ति उसको कैश करा सकता है। तो दैट मीन इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉमिसरी नोट्स का मतलब प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस होता है ऐसा कोई भी प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो या तो ऑर्डर पर ड्यू होता है या फिर बेरर को ड्यू किया जाता है। दैट मींस बच्चों ये समझो कि हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग केवल तीन ही इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में माने गए। कौन कौन सी चीजें? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग केवल तीन ही इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में माना गया है। जबकि बच्चों रियलिटी में, रियल लाइफ में हम लोग इन तीन के अलावा भी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको कि हम लोग अपनी रियल लाइफ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, बैंक ड्राफ्ट, सेल सर्टिफिकेट्स, शेयर वारंट, डिविडेंड वारंट, रेलवे रिसिप्ट, बिल्टी आपने नाम सुना होगा, हुंडीज ये भी नाम सुना होगा। तो ऐसे बच्चों बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम लोग अपने रियल लाइफ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग केवल तीन ही इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल बताए गए हैं। कौन कौन सी चीजें? प्रॉमिसरी नोट्स यानी प्रतिज्ञा पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय बिल और चेक। तो इस एक्ट में केवल तीन ही इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल माना गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्ट की ये जो डेफिनेशन है वास्तव में काफी नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन तीन के अलावा भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, जबकि एक्ट में केवल तीन ही इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल माना गया। तो हमने अपने नोट्स में देखना बच्चों, एक और डेफिनेशन आपको दी है जस्टिस विल्स की, जो कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे बेस्ट डेफिनेशन मानी गई है। किसी मामले में जजमेंट लेते समय एक फेमस जज थे जस्टिस विल्स।
और उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया, जिनका ये कहना था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस होता है ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो ट्रांसफरी होता है उसको अपने ट्रांसफरर से बेटर टाइटल मिलता है। ट्रांसफरी को ट्रांसफरर से बेटर टाइटल दिया जाता है अगर उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर रिसीव किया है और विदाउट द नॉलेज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। सिंपल वर्ड में कहें तो जस्टिस विल्स ये कहना चाहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें पाने वाले व्यक्ति को देने वाले से अच्छा टाइटल मिलता है। पाने वाले को यानी ट्रांसफरी को ट्रांसफरर से अच्छा टाइटल दिया जाता है अगर ट्रांसफरी ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर ईमानदारी से ऑनेस्टली गुड्स को रिसीव किया, टाइटल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है और रिसीव करते समय उसको ट्रांसफरर के टाइटल में कोई डिफेक्ट था इस बात का पहले से उसे कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांसफरी को ट्रांसफरर से बेटर टाइटल दिया जाता है। ये कहते हैं प्रोफेसर जस्टिस विल्स। तो बच्चों जस्टिस विल्स के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो ट्रांसफरी होता है यानी जो पाने वाला होता है उसको देने वाले से अच्छा टाइटल मिलता है अगर उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर और विदाउट द नॉलेज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल यानी ट्रांसफरर के टाइटल में कोई डिफेक्ट है बिना इस बात के नॉलेज के उसने पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टली और गुड फेथ पर इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया तो ऐसे मामले में ट्रांसफरी को ट्रांसफरर से बेटर टाइटल मिलता है। जैसे मानिए एग्जांपल लीजिए, कोई चेक या कोई प्रॉमिसरी नोट्स हमने चुरा कर लेकर आए तो मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, लेकिन मैंने अगर वो चेक या प्रॉमिसरी नोट्स किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने गुड फेथ पर रिसीव कर लिया है तो उसको बेटर टाइटल दिया जाएगा। हालांकि मेरा टाइटल डिफेक्टिव है बट जिसको मैंने वो चेक ट्रांसफर किया अगर उसने गुड फेथ पर ईमानदारी से ऑनेस्टली इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है तो उसे बेटर टाइटल दिया जाता है। ये कहते हैं प्रोफेसर जस्टिस विल्स। ओके, तो बच्चों जो हमारी एक्ट की डेफिनेशन है वो तो काफी नैरो कॉन्सेप्ट है जिसमें केवल तीन ही इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल माना गया और वास्तव में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसमें तो कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। इसलिए अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन मीनिंग लिखने को आती है तो आपको एक्ट की डेफिनेशन के साथ साथ वो जस्टिस विल्स की भी डेफिनेशन देनी पड़ेगी जो मैंने आपको नोट्स में दिया है, ठीक है ना। तो ये होगी बच्चों मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर किया जा सकता है और जिसे पाने वाले व्यक्ति को देने वाले से अच्छा टाइटल मिलता है। जो ट्रांसफरी होता है उसको ट्रांसफर से अच्छा टाइटल मिलता है अगर उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर रिसीव किया हो। ओके, तो ये हो गए बच्चों मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या क्या इसके मेन फीचर्स होते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमें दिया राइटिंग। सिंपल पॉइंट है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग फॉर्म में होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ओरली बनाया जाए तब वो नेगोशिएबल नहीं माना जाएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज राइटिंग फॉर्म में होता है। ओके, नंबर 2 अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में या तो हम एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं जैसा कि प्रॉमिसरी नोट्स में होता है, हम एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं, या फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति को एक सर्टेन अमाउंट पेड करने का ऑर्डर देते हैं जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के मामले में होता है। बट ये जो भी हम प्रॉमिस ये ऑर्डर करते हैं ये ऑलवेज अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। हम या तो खुद पैसा देने का प्रॉमिस करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं अमाउंट पेड करने का। ये ऑर्डर या प्रॉमिस हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। बच्चों मैंने अभी कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे मेन फीचर ये होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट मान लो ए ने बी को दे दिया, बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया, सी ने डी को ट्रांसफर कर दिया, डी ने ई को ट्रांसफर कर दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट कितने ही व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकता है, तो ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है। ओके, गुड टाइटल। बच्चों
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में जैसे अभी आपने पढ़ा कि जस्टिस विल्स ये कहते हैं कि जो ट्रांसफरी होता है उसको ट्रांसफर से बेटर टाइटल मिलता है, यानी यहां पाने वाले व्यक्ति को देने वाले से अच्छा टाइटल मिलता है अगर उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर रिसीव किया हो। ठीक है, तो ट्रांसफरी को यहां पर गुड टाइटल मिलता है। राइट टू सुई इन हिज नेम मींस क्या होगा कि बच्चों अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो ऐसे केस में उसका जो होल्डर होगा उसके पास ये राइट्स होता है कि वो अपने नाम पर जितने भी प्रायर पार्टीज हैं, इसलिए जितनी पार्टीज हैं वो उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और सूट फाइल करके अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकता है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक है या प्रॉमिसरी नोट्स है डिसऑनर हो जाए तो उसका जो भी होल्डर होगा वो अपनी पहले की पार्टी पर मुकदमा करके सूट फाइल करके अपना अमाउंट रिकवरी करने का राइट रखता है और ये सूट फाइल वो अपने ओन नेम पर करता है। एंड लास्ट पॉइंट, प्रिजम्पशंस। बच्चों किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में कुछ चीजों को हम पहले से एज्यूम करके चलते हैं जो कि उसकी प्रिजम्पशंस कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लें कंसीडरेशन के मामले में कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में हम ये बात एज्यूम करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है वो कंसीडरेशन के बदले में लिखा गया है, उसकी बैकिंग में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन था जिसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है। बिना कंसीडरेशन कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा नहीं जाता। तो इस तरह से कई प्रिजम्पशंस होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये थे बच्चों फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके यस बच्चों, अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज लीगल प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी विनिमय साध्य लेख पत्र की कानूनी मान्यताएं। बच्चों ये प्रिजम्पशंस या कहें लीगल प्रिजम्पशन मींस क्या हुआ कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे प्रॉमिसरी नोट्स हो, चेक हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, इनके मामले में कोर्ट कुछ बातों को एज्यूम करके चलता है और ये मान के चलता है कि वो कंडीशन पूरी हो रही है। तो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में कुछ कंडीशन को पहले से एज्यूम किया जाता है कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। तो वो कंडीशन कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट जो लीगल प्रिजम्पशन आती है दैट इज कंसीडरेशन, जिसके बारे में लॉ ये कहता है कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में कोर्ट हमेशा ये बात एज्यूम करता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है वो किसी न किसी कंसीडरेशन के बदले में ड्रॉ किया गया है। बिना कंसीडरेशन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए अगर किसी पार्टी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसके मतलब है कि हमने उससे पहले कोई गुड्स परचेस किया होगा या उससे हमने कोई सर्विस लिया होगा और तभी उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं। हालांकि चेक पर हम केवल अमाउंट मेंशन करते हैं, हम ट्रांजैक्शन मेंशन कभी नहीं करते, क्योंकि हम ये बात एज्यूम कर रहे हैं कि चेक हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं उसके बैकिंग में हमें पहले कोई कंसीडरेशन मिला होगा और जिसके बदले में हम पार्टी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं। सेम में जो भी प्रॉमिसरी नोट्स होगा, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, कोर्ट ये बात मानता है कि उसके बैकिंग में कुछ ना कुछ पहले ट्रांजैक्शन हुए थे और उसी के बदले में ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो बिना कंसीडरेशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा गया। तो हालांकि बच्चों कंसीडरेशन या ट्रांजैक्शन को हम इंस्ट्रूमेंट में शो नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट में हम केवल अमाउंट को ही शो करते हैं, लेकिन हम ये बात एज्यूम करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है उसके बैकिंग में कुछ ना कुछ पहले ट्रांजैक्शन हुए होंगे, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन हुआ है और उसी के बदले में इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैकिंग में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होता है और उसी के लिए इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रिजम्पशन कहती है डेट। बच्चों हम जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं उस पर डेट जरूर मेंशन करते हैं, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट्स हो चाहे वो चेक हो, उस पर डेट जरूर लिखी जाती है। और ऐसे मामले में कोर्ट ये मानता है कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट पर आपने लिखी है उसी डेट से इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट कब लिखा गया उससे मतलब नहीं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट आप लिखोगे उसी डेट से इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा और उसी डेट से आपके मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन भी की जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट में बच्चों डेट लिखना कंपल्सरी नेसेसरी है। आप जो डेट लिखेंगे उसी डेट से इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चों तीन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेनली प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। सोचिए इन तीनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसके लिए एक्सेप्टेंस जरूरी होती है।
तो याद करिए बिल ऑफ एक्सचेंज, आप लोग ने 11 12 में पढ़ा भी होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। एक पार्टी बिल ड्रॉ करता है, दूसरी पार्टी उसको बिल को एक्सेप्ट करती है, यही होता है ना। तो ऐसे मामले में कोड ये बात एज्यूम करता है कि बिल का जो भी एक्सेप्टेंस हुआ है वो एक्सेप्टेंस ऑलवेज उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी डेट के बाद एक्सेप्टेंस देने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो कोड ये मानेगा कि जो एक्सेप्टेंस हुआ है बिल का वो बिफोर मैच्योरिटी हुआ है, मैच्योरिटी डेट से पहले कराया गया है। ओके, नेक्स्ट, टाइम ऑफ ट्रांसफर। बच्चों किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांसफर कर सकते हैं और कितने ही व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, कितने ही व्यक्तियों को ट्रांसफर किया जा सकता है। बट ये सारे ट्रांसफर मैच्योरिटी डेट से पहले होने चाहिए, ये बात कोड एज्यूम करता है। कोड ये बात मानता है कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो भी ट्रांसफर हुआ है वो सारे ट्रांसफर उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले किए गए हैं, क्योंकि मैच्योरिटी डेट के बाद अगर कोई ट्रांसफर होता है तो वो वैलिड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट। बच्चों एंडोर्समेंट मींस क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के पर्पज से, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के पर्पज से जब उसके बैक साइड में हम अपने साइन कर देते हैं तो इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट करना। जैसे मानिए कोई इंस्ट्रूमेंट ए के पास है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो सोचिए कि जब ए इंस्ट्रूमेंट बी को देगा तो ए अपना साइन करेगा, जब बी इंस्ट्रूमेंट सी को देगा तो बी साइन करेगा, सी जब डी को देगा तो सी साइन करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं एंडोर्समेंट। और ऐसे मामले में कोड ये क्या मानता है कि जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में हमें लोगों के सिग्नेचर दिख रहे हैं एक्चुअली उसी सीक्वेंस और ऑर्डर में एंडोर्समेंट किया भी गया होगा। जैसे मानिए पहले ए का साइन दिख रहा है, फिर बी का साइन दिख रहा है और फिर सी का साइन दिख रहा है, तो कोड ये मानेगा कि इंस्ट्रूमेंट पहले ए के पास था, फिर ए ने इसको बी को ट्रांसफर किया है और बी ने इसको सी को ट्रांसफर किया है और फिर सी ने डी को ट्रांसफर किया है। तो जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में एंडोर्सर के साइन दिखते हैं कोड ये मानता है कि उसी ऑर्डर में इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स भी किया गया है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स। नेक्स्ट, स्टैम्प। बच्चों चेक को छोड़कर बाकी जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर स्टैम्प टिकट लगाना जरूरी होता है। और ये जो आप स्टैम्प टिकट लगाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट के अकॉर्डिंग लगता है। यानी अगर बड़े अमाउंट का इंस्ट्रूमेंट है तो स्टैम्प टिकट भी ज्यादा अमाउंट का लगेगा, और अगर अमाउंट कम है तो स्टैम्प टिकट भी कम अमाउंट का लगता है। तो ऐसे मामले में कोड ये मानता है, कोड ये एज्यूम करता है कि जो भी स्टैम्प टिकट लगाया गया है वो इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट के अकॉर्डिंग रीजनेबल अमाउंट के स्टैम्प टिकट लगाया गया होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि चेक पर कोई स्टैम्प नहीं लगता, चेक पर स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती। चेक को छोड़कर बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे प्रॉमिसरी नोट्स हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, उन पर स्टैम्प टिकट लगाना जरूरी होता है। और ऐसे मामले में कोड ये एज्यूम करता है कि जो स्टैम्प लगाया गया है वो इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट के अकॉर्डिंग रीजनेबल अमाउंट का लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बच्चों ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी, समझेंगे। बट अभी के इतना समझ लीजिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर और कंसीडरेशन के बदले में रिसीव किया है, वो व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। ऐसा वो भी व्यक्ति जिसने किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसीडरेशन के बदले में और गुड फेथ पर ईमानदारी से रिसीव किया है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। और ऐसे मामले में लीगल प्रिजम्पशन ये कहती है कि कोड ये मानता है कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पोजीशन में जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमा फेसाई वो व्यक्ति उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स है। यानी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो कोर्ट प्राइमा फेसाई ये मानेगा कि मैं उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। अब मुझे अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, कोर्ट ये मानेगा कि मैं उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं और मैंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कंसीडरेशन के बदले में और गुड फेथ पर रिसीव किया है। ओके, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर होता है कोड ये मानता है कि वो उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर और कंसीडरेशन के बदले में रिसीव किया है।
लास्ट पॉइंट, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। बच्चों ये प्रोटेस्ट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के मामले में अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो ऐसे मामले में जो लायबल पार्टी है हम उसके अगेंस्ट सूट फाइल करने का राइट सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। बट सूट फाइल करने से पहले हमें एक फॉर्मेलिटी करानी पड़ती है। अब वो ये कि मुझे पहले उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेस्ट कराना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी नोट्स मेरे पास है या कोई चेक मेरे पास है जो कि डिसऑनर हो गया, तो हम लायबल पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हैं। बट सूट फाइल करने से पहले हमें पहले उस इंस्ट्रूमेंट को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा और फिर कोर्ट का एक व्यक्ति ये इंस्ट्रूमेंट को लायबल पार्टी के सामने प्रेजेंट करेगा और पेमेंट की डिमांड करेगा। अगर वो पार्टी पेमेंट नहीं कर पाती है तो कोर्ट ये मान लेगा कि वास्तव में इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। अब ये प्रूफ हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट वास्तव में डिसऑनर हो गया। अब कोर्ट ऐसे मामले में इंस्ट्रूमेंट पर एक प्रोटेस्ट की मोहर लगा करके अब मुझे ये राइट दे देता है कि मैं अब सूट फाइल कर सकता हूँ। तो बच्चों जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो सूट फाइल करने से पहले आपको पहले उसका प्रोटेस्ट जरूर कराना होता है ताकि भाई ये प्रूफ हो जाए कि एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है। तो कोर्ट से आपको पहले ये प्रोटेस्ट कराना पड़ेगा। ओके, तो ये बच्चों 8 हमारे लीगल प्रिजम्पशंस बनती है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में। तो बच्चों ये लीगल प्रिजम्पशंस क्या है कि कोर्ट ये बात एज्यूम कर रहा है कि सारी कंडीशन इंस्ट्रूमेंट में पूरी हो रही है। ठीक है, दीज आर द लीगल प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने क्या चीज पढ़ लिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट इसका लीगल प्रिजम्पशंस। ओके, तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो बच्चों हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आपसे। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।